Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम बीकॉम के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे। एंड जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। जीएसटी में जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, जहां पे उल्टा होता है, बायर को जो बायर है और जो रिसिपेंट है उससे टैक्स देना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। दो क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दो क्लास में, पहले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन कौन से ऐसे गुड्स है जीएसटी में जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था 8 ऐसे सर्विसेज के बारे में जिनके ऊपर जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। मैंने बोला था कि सर्विसेज का लिस्ट थोड़ा सा लंबा है, तो आज की क्लास में हम कुछ और सर्विसेज के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर जीएसटी में आरसीएम एप्लीकेबल होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। तो 9th नंबर पे हमारा जो सर्विस आता है वो आता है सर्विस सप्लाइड बाय एक म्यूजिक कंपोजर। अगर कोई म्यूजिक कंपोजर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, फोटोग्राफर हो गया, कोई आर्टिस्ट हो गया और द लाइक, बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ ए कॉपीराइट। देखो, जो आपके म्यूजिक कंपोजर होते हैं, जैसे कि आपके, अगर मैं एग्जांपल लूँ, गुरु रंधावा जो है और जो करण औजला है, ये जो होते हैं, ये जो म्यूजिक को कंपोज करते हैं, म्यूजिक के जो ट्यूनिंग वगैरह होता है ना, जो आप गाने सुनते हो, सिंगर तो सिर्फ गा देता है नॉर्मली, ओके, लेकिन उस वॉइस को मॉडिफाई करके, इंस्ट्रूमेंट्स को मर्ज करके जो म्यूजिक कंपोजर होते हैं वो डिजाइन करते हैं। उसके साथ साथ जो म्यूजिक के राइटर होते हैं, जो गाना लिखते हैं, ठीक है, राइटिंग होता है, कंपोजर। म्यूजिक में क्या होता है कि एक राइटर होता है जो गाना लिखता है, दूसरा उसे कंपोज करता है, या फिर वही इंसान जिसने लिखा है वो कंपोज कर सकता है, और एक होता है सिंगर। तीनों का काम होता है। कभी कभी एक ही पर्सन ये तीनों का काम कर लेता है, जैसे गुरु रंधावा है, करण औजला है, ये जो है ये म्यूजिक राइट भी खुद करते, कंपोज भी करते, गाने भी खुद ही गाते। लेकिन कुछ गाने ऐसे जैसे कि अदर सिंगर, अदर कंपोजर गाते, अदर कंपोजर कंपोज करते, और अरिजीत सिंह जैसे सिंगर है वो लोग गाते। तो अगर कोई म्यूजिक कंपोजर हो गया, या फिर कोई फोटोग्राफर हो गया, या फिर कोई आपका सिमिलर काइंड का पर्सन, कोई आर्टिस्ट हो गया, उसने कोई पेंटिंग बनाई, कोई फोटोग्राफर ने कोई फोटो क्लिक किया, कोई म्यूजिक कंपोजर या फिर राइटर ने कोई मूवी या फिर गाना राइट किया, ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया, इसका जो कॉपीराइट है, देखो नॉर्मली हर एक सिंगर गाना बनाते, लेकिन आप देखोगे कि हर गाना आज के टाइम पे इंडिया में कुछ कंपनीज है, जैसे कि टी सीरीज एक सबसे बड़ा कंपनी है इंडिया में गाने का, तो टी सीरीज हो गया, आपका सोनी म्यूजिक हो गया, आपका जियो सावन, जियो म्यूजिक हो गया, ये सारे लोग प्रोड्यूस करते, ओके, और ये सारे लोग स्पॉन्सर करते। मतलब करण औजला ने अगर एक गाना लिखा, अगर वो गाना हिट हो जाता है तो उसे स्प्रेड करना जरूरी है, तो प्रमोशन के लिए, उस गाने को शूट करने के लिए पैसा कहाँ पे आएगा, तो ये जो कंपनी है टी सीरीज जैसे कंपनी, ये पैसा डालते हैं अपना, ये प्रोड्यूस करते हैं उस गाने को, ठीक है। अब करण औजला अगर अपना जो राइट्स है, जो अपना कॉपीराइट है, जो अपनी गाना, अगर वो टी सीरीज को बेच देता है, तो बदले में टी सीरीज उसे कुछ ना कुछ तो पेमेंट देगा। जो भी पेमेंट देगा उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और करण औजला ने जो सेल किया है अपना, और जो राइट अपना ट्रांसफर किया है, कॉपीराइट जो दिया है उस गाने का, वो टी सीरीज के पास चले जाएगा, और टी सीरीज को पेमेंट करना पड़ेगा जीएसटी। तो देखो यहाँ पे सप्लायर कौन होगा, यहाँ पे सप्लायर अगर मैं बोलूँ होगा म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, इस टाइप के जो लोग हैं, ये लोग हैं सप्लायर। और आपकी रिसिपेंट कौन है, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और लाइक। अगर कोई प्रोड्यूसर है, कोई म्यूजिक कंपनी है, उसके पास उस गाने का राइट चला जाएगा। और जीएसटी भी आरसीएम में किसको देना है सर, जीएसटी भी प्रोड्यूसर और म्यूजिक कंपनी को देना है। सही है, सही है सर। चलो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 9 है, क्या है, सप्लाई ऑफ द सर्विस बाय एन ऑथर बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट। देखो, अगर कोई ऑथर है, जैसे कि आप लोग जो कल्याणी पब्लिशर की बुक पढ़ते हो, या फिर टैक्समैन की बुक्स पढ़ते हो, किसी भी बीके ग्लोबल जो है उसके भी बुक्स कुछ लोग पढ़ते हैं, सुल्तान चंद पब्लिशर है उसकी भी बुक्स पढ़ते हैं। हर एक बुक का कोई ऑथर होता है जो उस बुक को लिखता है, ठीक है, लेकिन ऑथर्स के पास इतना पैसा नॉर्मली होता नहीं है कि वो अपना पब्लिशिंग करे, उस बुक को प्रिंट करना है, उसको डिफरेंट एरिया में क्या करना है, सप्लाई करना है। जैसे अगर मैंने एक बुक लिखा जीएसटी के ऊपर, ओके, अब वो बुक मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे स्टूडेंट अक्रॉस द इंडिया है, हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी में वो बुक पढ़ा जाए, ठीक है। अगर मैंने कोई बुक लिखा तो मेरे माइंड में एक चीज आता है कि भाई सबसे पहले कि मेरे जो रीडर्स है, मेरे जो स्टूडेंट है, जो जीएसटी जिनके सिलेबस में, उनके पास ये बुक पहुंचना चाहिए।
सही है, बिल्कुल। अब ये बुक पहुंचेगा कैसे? एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए, जो हर एक बुक स्टोर, जितने भी देश में बुक स्टोर है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, वहां पे ये बुक अवेलेबल करवाएंगे। मैं खुद ये तो नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे हेल्प चाहिए एक पब्लिशिंग हाउस का। जैसे कि टैक्समैन एक पब्लिशिंग हाउस है, जैसे सुल्तान चांद एक पब्लिशिंग हाउस है, जैसे आपकी कल्याणी पब्लिशर और वीके ग्लोबल एक पब्लिशिंग हाउस है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऑथर्स के बुक को पब्लिश करते और बदले में ऑथर ने जो लिखा है बुक, अपना जो ओरिजिनल कंटेंट लिखा है, उसके लिए उसे कॉपीराइट देते, कॉपीराइट खरीद लेते ऑथर से और बदले में उसे रॉयल्टी वगैरह पे करते। सही है। तो अगर कोई ऑथर ने अपना कॉपीराइट किसी भी बुक्स का या फिर किसी भी लिटरेरी वर्क का अपना कॉपीराइट बेचा है किसी भी पब्लिकेशन को और पब्लिशर को, उस केस में भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। लेकिन सर जीएसटी देगा कौन? पब्लिशर देगा। ओके, जो पब्लिशर है, यानी कि मैं बोलूं कि बीके ग्लोबल हो गया, टैक्समैन हो गया, कल्याणी पब्लिशर हो गया या फिर मैग्रोइल हो गया, ये जो पब्लिशर्स है, ये लोग बुक का ये लोग जो है आरसीएम में क्या करेंगे? जीएसटी पे करेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर पब्लिशर खुद एक रजिस्टर्ड पर्सन है, जैसे कि चेतन भगत टाइप का अगर इंसान है जिसने कि जीएसटी में खुद रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उस केस में आपको आरसीएम में टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वहां पे चेतन भगत खुद टैक्स पे करेगा। सही है, बिल्कुल। अच्छा, सप्लाई ऑफ द सर्विस बाय मेंबर ऑफ द ओवरसीज कमिटी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक का एक ओवरसीज कमिटी है जो कि फॉरेन में बैंकिंग अफेयर्स को और इंडिया की जो बैंकिंग रेगुलेशन है वो फॉरेन में मैनेज करता है, उसे लुकआउट करता है। अगर आरबीआई के फॉरेन मेंबर ने आरबीआई को कोई सर्विस प्रोवाइड किया है तो उसके ऊपर जीएसटी किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? आरसीएम के अंडर आरबीआई को जीएसटी देना है। सर आरबीआई तो गवर्नमेंट का है, नहीं, आरबीआई गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट अलग होता है, आरबीआई अलग होता है, और आरबीआई को यहाँ पे टैक्स देना है। ओके, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा, कुछ लोग होते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। सर ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन होते हैं? देखो, अब कोई बैंक है, सपोज मैं एक बैंक का एग्जांपल लेता हूं, एक्सिस बैंक। कोई एक एक्सिस बैंक एक बैंक है और बैंक चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि लोन हो गया, उनका इंश्योरेंस हो गया, उनका कुछ स्टॉक ऑप्शन वगैरह, मतलब जो म्यूचुअल फंड की प्रोडक्ट हो गया, बैंक चाहता है कि जो पैसा लोग डिपॉजिट कर रहे हैं उस पैसे को सही से यूज करे और बैंक का बिजनेस बढ़ाने के लिए। ओके, और आज के टाइम पे लोग डरते हैं बैंक में जाने की, जो मिडिल क्लास लोअर क्लास लोग हैं वो डरते हैं डायरेक्ट किसी बैंक में जाके लोन लेने के लिए। उन्हें लगता है कि हम लोग एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबिलिटी चेक करवाने भी नहीं जाते। तो बैंक क्या करता है, कुछ लोगों को हायर करता है या फिर कुछ लोग बैंक के पास जाते हैं। सपोज मैं बैंक के पास गया, एक्सिस बैंक के पास, मैंने बोला कि भाई देखो मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो लोन लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास नहीं आ पा रहे, मैं आपके बैंक में, मतलब मैं आपको वो कस्टमर्स लाके दूंगा, मैं जो लोगों को लोन चाहिए ना, मैं आपके बैंक का नाम रेफर करूंगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ पैसा चाहिए। ऐसे लोगों को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ओके, अब ये जो बैंकर्स होते हैं ना, वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को कुछ क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं और बदले में ये जो लोन के रेफरेंस वगैरह है या फिर लोन अप्रूवल, ये सर्विसेज लेते। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है कि जो बैंक है उन्हें जो भी इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने बैंकिंग कंपनीज को या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, कोई पार्टनरशिप फर्म हो गया, कोई बैंक हो गया, इन्हें जो सर्विस प्रोवाइड किया है, ओके, अगर किसी बैंक और एनबीएफसी को किसी भी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो एक पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो एक एलएलपी हो, चाहे वो एक कंपनी हो, किसी ने भी अगर सर्विस दिया है तो उस केस में क्या होगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा अंडर आरसीएम। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे बैंक को सर्विस दे रहा हूं, उसके लिए कस्टमर ला रहा हूं, लोन हो सकता है या फिर कोई अदर प्रोडक्ट हो सकता है, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो सकता है जो बैंक ऑफर कर रहा है, मैं उसे लोगों के पास पहुंचा रहा हूं, लोगों को कनेक्ट कर रहा हूं बैंक के साथ, बदले में मुझे कुछ कमीशन मिल रहा है, तो इस कमीशन के ऊपर जीएसटी लगेगा। और कौन देगा जीएसटी? बैंक देगा अंडर आरसीएम। चलो, अच्छा, फिर आता है नंबर 12, बिजनेस फैसिलिटेटर। अगर कोई सर्विस किसी बैंकिंग कंपनी ने लिया है और फिर बिजनेस फैसिलिटेटर, तो वहां पे भी बैंकिंग कंपनी को क्या करना है, जीएसटी देना है अंडर आरसीएम। सर पहले एक बात बताइए कि ये बिजनेस फैसिलिटेटर होता क्या है और बिजनेस फैसिलिटेटर होता क्या है। देखो, कोई भी एरिया में अगर किसी को बिजनेस करना है, उस एरिया का पर्सन बेटर नॉलेजेबल होता है कि किस एरिया में बिजनेस करना अच्छा है, घर अगर मिलना है, लैंड कैसा एक्वायर होगा, या फिर बिजनेस का जो प्लेस होगा वो कैसा होगा, बिजनेस के अरेंजमेंट कैसा होगा। सपोज एक बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, उसे लगता है कि हमारी एरिया में, जिस एरिया से बिलोंग करता हूं, वहां पे एक बैंक ओपन करना चाहिए, बैंक का एक ब्रांच ओपन करना चाहिए, लेकिन उसे ये आइडिया नहीं है कि कौन सा एरिया अच्छा होगा,
कौन सी एरिया में रूम अवेलेबल है या फिर लैंड अवेलेबल है, उसके बाद कैसे सर्विसेज मिलेगा, एटीएम कहाँ पे ओपन होगा, लोगों को कैसे कन्विंस करना है, ये सब कुछ एक बिजनेस फैसिलिटेटर कर लेता है। अगर वो मुझे पैसा देंगे, मैं क्या करूंगा, मेरे एरिया में कहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन होगा ब्रांच ओपन करने के लिए, ब्रांच ओपन करने के लिए, वो मैं एनालिसिस करके उन्हें बताऊंगा और बाकी सारे के सारे काम करूंगा बिजनेस को सेटअप करने में। जो भी हेल्प हो सकता है बिजनेस को सेटअप करने में, वो मैं सब कुछ करूंगा और उसके बदले मुझे कुछ पेमेंट मिलेगा। तो जब भी बैंक कोई पेमेंट करेगा बिजनेस फैसिलिटेटर को, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे बैंक को आरसीएम में टैक्स देना है। ओके, उसके बाद सर आता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। अच्छा, कुछ लोग, कुछ बैंक चाहते हैं कि भाई हमारा ब्रांच ओपन ना हो, हम इतना खर्चा नहीं करना चाहते रूरल एरिया में, हम क्या चाहते हैं कि कोई पर्सन वहां पे हो जो कि हमारे लिए कस्टमर्स को ले आए और पेमेंट हम बहुत मिनिमम करना चाहते हैं, हमारा स्टाफ ना हो, उस पर्सन का स्टाफ हो, ठीक है। हम अकाउंट ओपन सर्विसेज देना चाहते हैं, उसके साथ डिपॉजिट वगैरह भी लेना चाहते हैं, लोन वगैरह भी देना चाहते हैं, लेकिन हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसे बोला जाता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, अगर मेरे गांव में एसबीआई का कोई ब्रांच नहीं है, एसबीआई वालों को मैं गया, मैंने बोला कि देखो मुझे आप थोड़ा सा राइट दे दीजिए, एक बिजनेस मतलब एसबीआई का एक छोटा सा सर्विस सेंटर टाइप का ओपन करने के लिए मुझे दे दीजिए, और उसे बोला जाता है क्या, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, अब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के बदले क्या होगा, देखो एसबीआई वालों ने मुझे बोला कि हाँ आप हमारा नाम यूज कर सकते हो, हमारे लिए अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो केवाईसी होता है ना, नो योर कस्टमर, ओके, ये ओपन हमारे लिए कर सकते हो। मतलब हमारा जो केवाईसी वाला काम है वो हमारे स्टाफ करने के, हमारी स्टाफ अगर करेंगे तो हमारा नुकसान है, आप ये केवाईसी कर लीजिए। जो खाता का जो पासबुक का अपडेट होता है वो कर लीजिए। लोन वगैरह अगर देना है, लोन की डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, फिजिकल वेरिफिकेशन जो लोन के लिए होता है वो आप कर सकते हो, और इसके लिए मुझे कुछ पैसा मिलता है। तो जो भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को पैसा मिलता है उस केस में सर देगा कौन, ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटोरी। ओके, एन एजेंट ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विस कौन होना चाहिए, जो भी एजेंट है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का वो एजेंट, यानी कि मैं हूं सर्विस का सप्लायर, और पेमेंट कौन करेगा सर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि जो एसबीआई है वो मुझे पेमेंट करेगा। चलो सर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं, पॉइंट नंबर 14 क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, हाउएवर दिस सर्विसेज शैल नॉट बी इंक्लूड टू सब्जेक्ट टू फॉलोइंग डिपार्टमेंट। छोड़ दीजिए, देखो जैसे कि उड़ीसा में एक बहुत अच्छा सा सर्विस प्रोवाइडर है जिसका नाम है एसआईएस सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्या होते हैं, देखो बिजनेस में कभी कभी ना सिक्योरिटी की जरूरत पड़ता है, मैन पावर की, जो प्रोटेक्शन कर सकते हैं। चाहे आप बाउंसर्स की बात कर लीजिए, मतलब कोई सेलिब्रिटी है, कोई बिजनेस ओनर है, उसे सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हो सकता है। या फिर जैसे कोई बैंक है, एसबीआई अपना एटीएम में पैसा डालता है, हमेशा रोज रोज पैसा डालता है। अब उस पैसे को ले जाने के लिए या फिर पैसे को कैरी करके सही से एटीएम में डालने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। हो सकता है कि वो चोरी हो सकता है, या फिर बैंक में सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत पड़ता है, ठीक है। इन सारे केसेस में कुछ प्राइवेट प्लेयर्स है या फिर कुछ थर्ड पार्टी कंपनीज है जो कि सिक्योरिटी मैन प्रोवाइड करते हैं। अब देखो एसबीआई अगर किसी को आज सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करेगा तो वो तो परमानेंट जॉब हो गया, उसे ग्रेचुइटी देना है, उसे पेंशन देना है, उसे सब कुछ देना है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उन्होंने किसी और पार्टी से सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट कर लिया, सपोज एसआईएस कंपनी है जो कि सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है, एसबीआई को चाहिए, एसबीआई को 2 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। एसबीआई ने बोला कि भाई हमें 2 सिक्योरिटी गार्ड दे दो, हम तुम्हें मंथली पेमेंट करेंगे, जो भी एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट है वो तुम्हारे ऊपर है, जो भी रिस्क आएगा अगर उन्होंने कोई चोरी किया तो कौन रेस्पॉन्सिबल है, एसआईएस रेस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे सर्विसेज भी लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपने किसी को सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड किया है तो यहाँ पे टैक्स लगेगा आरसीएम में, और कौन देगा सर, एसबीआई यहाँ पे टैक्स देगा जो कि सर्विसेज रिसीव कर रहा है। एसआईएस है जो कि अपना सिक्योरिटी गार्ड एसबीआई को प्रोवाइड कर रहा है, बदले में एसबीआई पेमेंट कर रहा है, जब पेमेंट करेगा तो टैक्स लगेगा अंडर आरसीएम। सर आपने बोला था कुछ लोगों को ये सिक्योरिटी सर्विसेज एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ये जो आरसीएम वाला रूल है कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो देखो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ए डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटोरी। अगर आपने सर्विस प्रोवाइड, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटोरी इन्होंने कोई सर्विस प्रोवाइड किया है सिक्योरिटी सर्विस, जैसे कि पुलिस फोर्स है,
अंबानी अंबानी क्या करता है, जो महाराष्ट्र पुलिस है ना, मुंबई पुलिस का सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस अंबानी लेता है, मुकेश अंबानी, और उसके बदले पेमेंट भी करता है मुंबई पुलिस को। तो क्या सर इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? नहीं, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, मुकेश अंबानी ने जो सिक्योरिटी सर्विस लिया है ना, Z+ वाला सिक्योरिटी मुंबई पुलिस से, तो मुंबई पुलिस से जो उसने Z+ वाला सिक्योरिटी लिया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सर्विसेज लिया है, BSF का हो सकता है, किसी और सिक्योरिटी का हो सकता है, आपको मिला है, तो उसके लिए भी जीएसटी देने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलो सर, उसके बाद पॉइंट नंबर 15, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपेंट प्रोवाइडेड टू ए बॉडी कॉर्पोरेट। देखो, कुछ लोग क्या होता है ना कि अपनी बस वगैरह होता है ना, वो किसी कंपनी को प्रोवाइड करता है। अब जैसे एक कंपनी है इन्फोसिस क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को बस सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि वो आपकी डोर स्टेप से आपको लेगा ऑफिस में, फिर ऑफिस में जब काम खत्म हो जाएगा फिर आपको लाके आपके डोर स्टेप पे छोड़ जाएगा। इन्फोसिस का ये पॉलिसी है। ओके, अब इन्फोसिस क्या करता है, इसके लिए बस सर्विस रन करता है, लेकिन बस इन्फोसिस का क्या सर खुद का है? नहीं, खुद का नहीं है। ड्राइवर खुद का है क्या सर? नहीं, ड्राइवर भी खुद का नहीं है। इन्होंने क्या किया, एक थर्ड पार्टी से, जिसका एक बस सर्विस है, उससे ये सर्विस उन लोग लेते, रेंट पे लेते, बस वगैरह रेंट पे लेते और चलाते। ओके, जैसे बहुत सारे प्लांट्स है, वहां पे भी बस वगैरह चलता है, रेंट पे लेके चलता है। तो अगर आपने किसी को बस वगैरह रेंट पे दिया है, मतलब पैसेंजर व्हीकल आपने रेंट पे दिया है, तो जिस पर्सन ने रेंट पे दिया है, हो सकता है कि उसका जीएसटी ना हो, और जिस पर्सन रिसीव कर रहा है, जो बॉडी कॉर्पोरेट रिसीव कर रहा है, उसी को टैक्स देना है। यानी कि यहाँ पे टैक्स किसको देना है? इन्फोसिस को देना है, जिस पर्सन से उन्होंने बस वगैरह किराए पे लिया है। ओके, चलो, अच्छा, एक होता है सर्विस ऑफ लेंडिंग सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। ओके, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम एक सेबी का, स्टॉक एक्सचेंज सेबी का, सेंट्रल जो आपका सेबी है, सेबी का एक स्कीम है सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम, जिसके दौरान आप क्या कर सकते हो, अपने सिक्योरिटीज वगैरह, अपनी जो स्टॉक है, डिवेंचर है, उसे क्या कर सकते हो, लेंड कर सकते हो। ओके, और पैसा ले सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, लेंडर, सप्लायर कौन होगा? लेंडर, दैट इज ए पर्सन हु डिपोजिट द सिक्योरिटीज विद द रजिस्टर इन हिज नेम। ओके, और बोरोर कौन होगा? दैट इज द पर्सन हु बोरोज द सिक्योरिटीज अंडर द स्कीम थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी ऑफ द सेबी। तो यहाँ पे जो बोरो कर रहा है सिक्योरिटीज, उसे क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। जो लेंड कर रहा है उसे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये था स्टूडेंट्स 16 सर्विसेज जिनके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मैंने जैसे बोला कि सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5-6 सर्विसेज का नाम भी याद रख लोगे ना, तो भी वो बहुत है जिससे आप एग्जाम में लिख सकते हो। ओके, तो इसी के साथ हमारा आरसीएम वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ओके, इसके बाद हम एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। ये जो चैप्टर है आईटीसी, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, अब ये भी चैप्टर जो है ये आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस चैप्टर को भी आप लोग कवर कर लेंगे। टोटल हम लोग जीएसटी में स्टूडेंट्स 50 क्लास करने वाले, अभी तक हमारा 39 क्लास हो चुका है। ये जो है ये 40th क्लास है। उसके बाद बाकी के जो 10 क्लास है उसमें हम लोग कस्टम भी कवर करेंगे, आईटीसी भी कवर करेंगे, और जो छोटे मोटे चैप्टर है वो भी कवर करेंगे। ओके, उसके बाद पूरा जीएसटी का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा।